हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टेप अप अकेडमी। तो इस वीडियो में देखेंगे स्टूडेंट्स हमने चैप्टर नंबर 1 की थ्योरी कंप्लीट कर ली। बोलो सर कौन सा चैप्टर नंबर 1? तो क्लास 10th एसएसटी की बुक है हमारी इकोनॉमिक्स की, जिसका चैप्टर नंबर 1 है डेवलपमेंट। उसकी हम थ्योरी पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो में हम करेंगे एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज दी हुई थी चैप्टर नंबर 1 की, उसका सॉल्यूशन। तो चलिए जल्दी से जुड़ जाइए, देखते हैं। तो देखो ये रहा हमारा इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट एनसीईआरटी सॉल्यूशन, है ना, जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज दी होती है चैप्टर के बाद, उसका सॉल्यूशन हम देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है डेवलपमेंट। एक मिनट पेन ले लेते हैं ना, चलो। डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री कैन जनरली बी डिटरमाइंड बाई डेवलपमेंट्स। इनमें से वो कौन से ऐसे क्राइटेरिया हैं जिनके द्वारा बोला जाएगा कि भाई जनरली का मतलब एक सिंपल वे में अगर हम बात करें तो डेवलपमेंट की डेफिनेशन को बताएंगे। तो एक बात बताओ, हमने कहा सर चलो पर कैपिटा इनकम तो होती है, बात तो सही है। दूसरी क्या, एवरेज लिटरेसी रेट, ये भी डेवलपमेंट की बात करते हैं। हेल्थ स्टेटस ऑफ इट्स पीपल, तीनों की बात करेंगे। आप बोलोगे कि कंट्री में केवल पैसा है, रुपया है, डॉलर है, सब कुछ, लेकिन उसके बेसिस पे डेवलपमेंट को नहीं आंका जा सकता बेटा। वो ओनली क्राइटेरिया है, ओनली क्राइटेरिया नहीं है केवल और केवल पैसा के भैया केवल पैसा। पैसा एक क्राइटेरिया है, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे अदर क्राइटेरिया होते हैं किसी कंट्री को मेजर करने के लिए। तो आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव, ये होगा हमारा करेक्ट आंसर। क्लियर है कि नहीं भैया? किस तरीके से हम जनरलाइज करते हैं, पर कैपिटा इनकम भी देखते हैं, वहां के लोगों का हेल्थ स्टेटस क्या है वो भी देखते हैं, लिटरेसी रेट क्या है वहां की वो भी देखते हैं, इसी के बेसिस पे बोलते हैं। तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑल दी अबव। क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये लो। Which of the following neighboring countries has the better performance in terms of human development than India? देखो बेटा, अब यहाँ पे बात कर रहे हैं हम ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट की बात करते हैं, जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा दी जाती है, जो हमें टेबल नंबर 1.6 में दी गई है हमारी बुक में। बोलो सर इतने अच्छे से तो देखा नहीं है, तो देख लो इतने अच्छे से, है कि नहीं? तो उसी टेबल की बात की जा रही है। उस टेबल में जो हमारी नाइबरिंग कंट्री है उसमें से सब इंडिया से अच्छा परफॉर्मेंस किसका भैया? तो सब देखो, अब यहाँ पे आते बेटर परफॉर्मेंस। अब देखो ये टेबल दी गई हमें 1.6 पे, तो इंडिया की जो नाइबरिंग कंट्री है उन सबका डाटा दिया गया है हमें यहाँ पे। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम कई सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देखो सबसे बेटर परफॉर्मेंस इंडिया से भैया किसका है? तो आप देख सकते हो श्रीलंका। तो हमारा आंसर तो इस क्वेश्चन का हो गया श्रीलंका। लेकिन अब आप यहाँ पे और भी बहुत सारी चीजें देखो। देखो क्या होता है, सबसे लास्ट में हमें यहाँ पे इंडेक्स दी गई होती है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि श्रीलंका की 78 नंबर पे है। एक चीज याद रखना, जिसकी रैंक इंडेक्स में सबसे कम वो कंट्री उतना अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में। क्लियर है? और जिस कंट्री की रैंक सबसे ज्यादा बड़ी होगी, मतलब बड़े होने का मतलब जिसमें रैंक का नंबर ज्यादा बड़ा होगा, वो कंट्री में जो डेवलपमेंट का लेवल है उतना ही खराब होगा। अब मैं बात करूं सबसे अच्छा तो श्रीलंका हो गया यहाँ पे, लेकिन वही दूसरा क्वेश्चन आपसे अगर पूछ लूं कि बताओ चलो अब खराब सबसे कौन होगा, सबसे बुरी कंडीशन में नाइबरिंग कंट्री कौन आएगी? चलो बताओ, अगर इंडिया से कंपेयर करें तो भैया आप देखोगे इंडिया के अलावा सबसे नीचे कौन सा रैंक पे आ रही है? तो यहाँ पे आप आओगे तो देखोगे ये 144, ये देखो 164 रैंक सबसे खराब है। क्योंकि रैंक जितनी ज्यादा बड़ी आएगी कंट्री में जो डेवलपमेंट का स्तर है वो उतना ही खराब होगा। तो 164 किसकी है? म्यांमार की है क्या? 1 2 3 4 पे, तो 4 पे क्या है? ये देखो भैया, ये देखो इनको पाकिस्तान आ रहा है कि नहीं? ये देखो, ये देखो इनकी रैंक सबसे ज्यादा नाइबरिंग कंट्री में सबसे ज्यादा खराब है। लेकिन पैसा कहते हैं चलो हमको पैसा दे दो उधार, है ना, है ना? तो समझ लो इनकी कंडीशन ये है, समझ रहे हो? तो हमारी कंडीशन है, हम है 134 पे। हमारी नाइबरिंग कंट्री सबसे अच्छा किसका है? श्रीलंका का। तो हमें पता है इसमें भैया पर कैपिटा इनकम की बात की जाती है। वहां पे कौन सी रिपोर्ट है? ये यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा दी जाने वाली ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है। ओके, इसी में ये रैंक दी जाती है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की जो रैंक रहती है वो ये रहती है। ठीक है, सब कुछ लिखा होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है 23-24 लेटेस्ट डाटा है। ठीक है ना? इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम न्यूयॉर्क के द्वारा पब्लिश होती है सारी चीजें। इसमें क्या क्या दिया गया होता है उसके फुल फॉर्म भी हमें यहाँ पे दिए जाते हैं। इससे पहले हम थ्योरी में इस टेबल को बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं बेटा। यहाँ से हर साल क्वेश्चन आता है, तो इस टेबल को अच्छे से पढ़ लो। ठीक है ना? छाप लो अपने सामने, जो भी दीवार होगी जहाँ पे तुम पढ़ते होगे वहाँ पे इसको चिपका लो या अपनी नोटबुक में, जब आप पढ़ा तब उसको देख लिया करो। चलो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा श्रीलंका। Assume there are 4 families in a country. The average per capita income of these families is rupees 5,000. If the income of 3 families is 4,000, rupees 7,000 and rupees 3,000 respectively, what is the income of the 4th family? सुनना, यहाँ पे हमें यहाँ पे दे दी गई है एवरेज इनकम क्या है, और 4 फैमिली में से 3 की इनकम दे दी गई, और हमसे पूछी गई चौथी जो फैमिली उसकी इनकम क्या होगी। अब देखो इसका एक फॉर्मूला मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ा रखा था, मैंने बता रखा था एवरेज इनकम
क्या, एवरेज इनकम इक्वल क्या बोला था, टोटल इनकम ऑफ द कंट्री, टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन। बोला था ये फॉर्मूला कि नहीं। अब इसी फॉर्मूले में हमें वैल्यू रखनी है। अब यहाँ पर टोटल इनकम ऑफ द कंट्री में हमने यहाँ पे कितना क्वेश्चन में क्या 4 फैमिली को दे रखा है, तो इनकी सारी ऐड करके यहाँ पे लिख देंगे। अब एवरेज इनकम क्या दी गई है हमकी, तो देखना द एवरेज इनकम जैसे पर कैपिटा इनकम के नाम से भी जानते हैं हम, कितनी है 5000, तो ये कितनी हो जाएगी 5000। चलो सर ये तो 5000 हो गई टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री। अब देखना कितनी 4 फैमिली में से, देखना एक की है 4000, उसके बाद है 7000 और है 3000, तो इसको भी हम ऐड कर देंगे। अब देखो एक फैमिली की हमें जिसकी पूछी गई है उसकी हम x मान लेते हैं। अगर आपको x का नाम अच्छा नहीं लगता है तो आप y मान लो, उसका भी नाम अच्छा नहीं लगता है तो अपने नाम का फर्स्ट लेटर मान लेना, यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है। अब डिवाइड बाइड कितना हो जाएगा, तो नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी थी 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। तो आपको पता है जब सॉल्व करोगे है ना, ये यहीं तक है ना, बोलो सर अरे ये क्या हो गया, ठीक है। तो अब 4 से जब इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 20,000 इक्वल ये कितना हो जाएगा 14,000 प्लस x, तो इधर इसमें आ जाएगा तो ये 20,000 में से माइनस हो जाएगा, इक्वल आ जाएगा x। तो x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी यहाँ पे हमारी 6000। तो आंसर कहाँ दिया गया हमें, ये इसका आंसर नहीं है, पुराने वाले क्वेश्चन का लगा हुआ यहाँ पे, बोले नहीं सर ये क्या है, इसका आंसर 6000 ये रहा। अब आप बहुत अच्छे से समझ गए होगा, ये फॉर्मूला भी हमें पता है, एवरेज इनकम टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, तो इज नोन एज एवरेज इनकम, जिसे हम पर कैपिटा इनकम के नाम से भी जानते हैं। इस क्वेश्चन को दिया गया था, ऐसे क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम में ऐसा चार्ट बना के दे दिया जाए, 4 फैमिली दे दी जाए, 5 फैमिली दे दी जाए। हो सकता है अगर क्वेश्चन को और टफ करना हो तो क्वेश्चन को जो है डेसिमल फॉर्म में दे दो, तो बच्चों को डर लगता है अरे पॉइंट लगा हुआ है कैसे करेंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन को थोड़ा हार्ड किया जा सकता है, बट इतना हार्ड नहीं होता। अगर आपको ये कंसेप्ट पता है तो आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। चलो चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन का आंसर 6000 है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन क्राइटेरियन यूज्ड बाय द वर्ल्ड बैंक इन क्लासिफाइड डिफरेंट कंट्रीज, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ दिस क्राइटेरियन इफ एनी। देखो वर्ल्ड बैंक कौन सा क्राइटेरियन यूज करता है कंट्रियों को कंपेयर करने के लिए, और अगर उसकी कोई लिमिटेशन हो तो एक आध हमें जरूर बताइए। क्वेश्चन ऐसा हमसे बोल रहे हैं तो हमें पता है वर्ल्ड बैंक करता क्या है। वर्ल्ड बैंक बोलता है एवरेज इनकम या पर कैपिटा इनकम, उसके अकॉर्डिंग कंट्रियों को डिवाइड करता है कि ये रिच कंट्री है, लो इनकम कंट्री है, और हमारी कंट्री जो इंडिया है वो लो मिडिल इनकम कंट्री में आती है। अब इसका देखना लिमिटेशंस क्या है। अब भैया जी अदर एस्पेक्ट की बात नहीं करता है, बोले अदर एस्पेक्ट सर क्या होते हैं, हेल्थ स्टेटस की बात नहीं करता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है उसकी बात नहीं करता है, और लोगों की हेल्थ स्टेटस कैसा है उसकी बात नहीं करता है, एजुकेशन लेवल क्या है, लिटरेसी रेट क्या है उसकी बात नहीं करता है, केवल बात करता है पैसा है वो आपके पास, बस वही बहुत। इसलिए इसके ये जो है वो लिमिटेशंस हैं वर्ल्ड बैंक वाली रिपोर्ट के। तो अच्छी रिपोर्ट कौन सी हमारी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा दी जाने वाली ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ओके तो अब चलो देख लेते हैं आंसर। तो क्या दिया गया हमें, वर्ल्ड बैंक यूज द क्राइटेरियन टू एवरेज इनकम और पर कैपिटा इनकम, जिसे हम पर कैपिटा इनकम के नाम से भी जानते हैं, उसके अकॉर्डिंग क्लासिफाई करता है डिफरेंट कंट्रीज को। सबसे पहला आता है रिच कंट्री, ठीक है ना। तो कंट्री विद पर कैपिटा इनकम ऑफ $63,400 पर एनम। अब देखना ये डाटा क्या बेटा चेंज होता रहता है, आप इससे अगर पहले की वीडियो देखोगे तो कई जगह आपको ये डाटा पुराना मिलेगा, क्योंकि ये हर साल आपको पता है स्टैटिक्स का पार्ट है। क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ें आती हैं वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सर्वे किया जाता है, बहुत सारी अलग अलग इकोनॉमिक्स थ्योरी लिखते हैं और कैलकुलेशन करके ये सारी चीज़ें निकालते हैं। तो जो अभी रिसेंट डाटा है उसमें ये है। बोले सर अरे हमने तो बुक में कुछ और पढ़ा रखा, समझ गए, नई बुक होगी तो हर बार ये डाटा आपको चेंज जरूर मिलेगा। तो $63,400 पर कैपिटा इनकम जिन कंट्री की है उन्हें रिच कंट्री कहते हैं या हाई इनकम कंट्री के नाम से भी जाना जाता है। बोले सर एक कंट्री तो ही होगी, दूसरी आती है लो इनकम कंट्रीज। अब इन कंट्रीज की क्या है, पर कैपिटा इनकम 2400 या $2,400 या उससे कम होगी तो उन्हें लो इनकम कंट्रीज बोलेंगे। चलो सर ये दोनों चीजें समझ में आ गई, रिच कंट्रीज लो इनकम कंट्रीज। अब सर हम किस रैंक में आते हैं, अगर हम अपनी बात करेंगे स्पेसिफिक तो इंडिया किस में आता है, कम्स इन द कैटेगरी ऑफ लो मिडिल इनकम कंट्रीज, क्योंकि हमारी पर कैपिटा इनकम कितनी है 2023 के अकॉर्डिंग है ना, 2023 के अकॉर्डिंग। अगर 2020 की बात तो अब नहीं की जाएगी क्योंकि अगर इसके अकॉर्डिंग जाओगे तो कम होगी यहाँ पे, लेकिन रिसेंट रिपोर्ट क्या है हमारे पास 2023 वाली, तो हमारी कितनी है $10,030 हमारी कंट्री की पर कैपिटा इनकम है। समझ गए, रिच कंट्री लो इनकम कंट्री जो हमारी कंट्री किस लेवल पे आती है वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग।
अब चलो सर इतनी बात तो सबको सही थी, लेकिन मैं यही दूसरा क्वेश्चन पूछ लूँ सर लिमिटेशंस क्या थी, मैंने अभी बताया इट डज नॉट शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। एवरेज इनकम हमें ये नहीं बताता है कि डिस्ट्रीब्यूशन इनकम का किस तरीके से है लोगों में। दूसरा हमें इट इज ऑल्सो इग्नोर द अदर फैक्टर, दूसरे फैक्टर को भी इग्नोर कर देती है, जैसे मैंने अभी बताया इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट बोल दो, लिटरेसी रेट, हेल्थ केयर, इन सब के बारे में बात नहीं की जाती। एक बार बताओ कंट्री में पैसा होना, चलो ठीक है पैसा है, आपने बड़े बड़े ब्रिजेस बना लिए, लेकिन उस कंट्री में रहने वाले लोगों की अगर कंडीशंस अच्छी नहीं है, ब्रिज बनाने से पता है उनको कोई डिसीज हो गई, वो सही नहीं हो रही है, तो वो डेवलपमेंट किसी काम का नहीं है। अब क्लियर हो गया होगा आपका ये डाउट बहुत अच्छे से। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लो क्वेश्चन नंबर 5। In what respect is the criterion used by the UNDP for measuring development different from the one used by the World Bank? अब बोला गया है जिस तरीके से वर्ल्ड बैंक क्राइटेरियन यूज करता है उसी तरीके से यूएनडीपी भी यूज कर रहा है, लेकिन दोनों में की रिपोर्ट में क्या फर्क है। तो हमने सबसे पहला देखा ही अभी कि वर्ल्ड बैंक क्या बोलता है कि भैया पर कैपिटा इनकम क्या है किस कंट्री की, उसके अकॉर्डिंग डिवाइड कर देता है। वो तो सीधा बोलता है माल कितना है, माल मतलब समझ रहे कौन से माल की बात की जा रही है यहाँ पर, रुपया है ना, डॉलर में भैया कितना है उसकी बात कर रहा है। लेकिन यूएनडीपी कहता है नहीं, इसके अलावा अदर फैक्टर्स हैं उनकी भी बात की जाएगी, तो उसी की बात की जाएगी। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे जल्दी से। देखो द क्राइटेरियन यूज्ड बाय वर्ल्ड बैंक, द एवरेज इनकम दैट इज पर कैपिटा इनकम, इन अदर टर्म्स में पर कैपिटा इनकम भी बोलते हैं एवरेज इनकम को, इज द मेन क्राइटेरियन, किसके द्वारा यूज किया जा रहा है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग वो कंट्री को क्लासिफाई करती है अलग अलग कैटेगरी में। बोले ठीक है कि ये रिच है या फिर लो इनकम कंट्रीज है। दूसरा यूएनडीपी कंपेयर कंट्रीज बेस्ड ऑन एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स दैट इज ऑन द एजुकेशनल लेवल ऑफ द पीपल वहां के कितने पढ़े लिखे हैं, हेल्थ स्टेटस क्या है, पर कैपिटा इनकम या एवरेज इनकम जिसको बोलते हैं वो क्या है। तो यहाँ पे 3-4 तरीके से बात की जा रही है, लेकिन वहां बोल रहे हैं पर कैपिटा इनकम क्या है, एवरेज इनकम क्या है, समझ गए। दूसरा अब दोनों की रिपोर्ट में अगर हम आपस में कंपेयर करें तो कौन सी रिपोर्ट अच्छी है, तो हमें पता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यूज्ड बाय यूएनडीपी। यूएनडीपी के अलावा जो ह्यूमन डेवलपमेंट रैंक आती है उसमें हमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो मिलती है वो रिपोर्ट क्या है, बेटर है, बिकॉज इट इज अ वाइडर, एक बड़ा एक्सपेक्ट बताती है, इंडिकेटर, जिसमें हमें और भी बहुत सारी चीजों के बारे में पता चलता है कि पर कैपिटा इनकम ही अकेला एक गोल नहीं है कि जिसके अकॉर्डिंग आप बोल दो नहीं जिस कंट्री की जितनी ज्यादा पर कैपिटा इनकम उतनी ज्यादा डेवलप्ड, जो कि गलत है। तो दूसरे और क्राइटेरिया की बात करता है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट या इंडेक्स में, है ना, जैसे हेल्थ, एजुकेशन एंड ऑल्सो अदर इंडिकेटर्स भी उसमें इंक्लूड किए जाते हैं। अब आप दोनों की रिपोर्ट को बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में अब हमसे बोला गया है, अब देखो भैया, तो जब हमने ये क्वेश्चन पढ़ लिया तो हमें पता है कि भैया बोला गया है क्वेश्चन नंबर 6 में कि व्हाट डू वी यूज एवरेजेस, किस हम यूज एवरेजेस को क्यों करते हैं भैया, समझ रहे हो कि आर दे आर लिमिटेशन टू देयर यूज, क्या उनमें कोई लिमिटेशन है उनके यूज के लिए, प्लस इलस्ट्रेट विथ योर ओन एग्जांपल रिलेटेड टू द डेवलपमेंट्स। तो देखो एवरेज हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हमें एक वैल्यू पता चल जाए, उन सभी को कैटेगरी अलग अलग कैटेगरी को एक वैल्यू से हम पता लगा लेते हैं, अच्छा इतना पैसा हो। अब मान लो 100 स्टूडेंट एक क्लास में पढ़ रहे हैं और हमें पता लगाना हो, सभी ने पेपर दिया होगा भैया एवरेज क्या होगा, तो मुझे से एक ऐसी वैल्यू मिल जाती है कि हाँ यहाँ तक सारे कैंडिडेट्स पहुँच रहे होंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि उतना आया हो, कई लोगों के उससे कम होंगे, कई लोगों के उससे ज़्यादा होंगे, इसलिए उन सबको मिला के बाद में एक वैल्यू को ले लिया जाता है कि हाँ ये है, ठीक है। अब जैसे हम इसमें बात करते हैं जब, तो हमें पता चलता है कि ग्राउंड रियलिटी पर एवरेजेस किस तरीके से डिस्पैरिटीज हमें दिखाता है, हमें एक्चुअल लेवल दिखता ही नहीं है, पता चल रहा है एक आदमी के पास 10,000 रुपये इनकम, दूसरे के पास वही 5,000 हो, किसी के पास 500, तो उसकी भी बात की जाती है। चलिए अब हम चलते हैं सबसे पहले, ये लो, अब देखो वी यूज एवरेजेस एज दे आर यूजफुल फॉर कंपेयरिंग के लिए यूजफुल है एवरेज, ठीक है। इसके अलावा डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ द सेम कैटेगरी जब डिफरेंट क्वांटिटीज होती हैं, दिस डज नॉट शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द थिंग्स बिटवीन पीपल, लेकिन होती है, चलो हमें एवरेज पता चले, लेकिन वो ये नहीं बताती हमें सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थिंग्स बिटवीन पीपल के बीच में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे हमने इनकम में देखा था। दूसरा बोल गया देयर आर लिमिटेशंस भी है उनकी कुछ, कैलकुलेटिंग एवरेज बिकॉज दिस डज नॉट गिव एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थिंग बिटवीन पीपल, ठीक है ना, ये सेम रिपीट हो गया, बिल्कुल सही बात, लिमिटेशंस तो है क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता है कि लोगों के बीच में इनकम एक्चुअली किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसके आगे दिया गया एग्जाम्पल में जैसे लिख सकते हो, द पर कैपिटा इनकम डज नॉट शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, हमें पर कैपिटा इनकम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम नहीं बताता, हमें पता चलता पर कैपिटा इनकम कितनी है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम नहीं पता चलता, जरूरी थोड़ी ना हर पर्सन की उतनी ही इनकम हो।
इट डज नॉट शो द परसेंटेज ऑफ पुअर इन द पॉपुलेशन। और हमें ये भी पता नहीं होने देने देता कि पॉपुलेशन में कितने परसेंटेज लोग पुअर है, क्योंकि हमें ये लगता है एवरेज निकालने के बाद हाँ सबके पास ही उतना पैसा होगा, लेकिन एक्चुअली में ग्राउंड रियलिटी पे ऐसा होता ही नहीं है। किसी पर्सन की पता चल रहा हो सैलरी 1 लाख हो, किसी की 10,000 हो, किसी की 5,000 हो, तो ये क्या है, हमें अलग अलग वेरिएशन देखने को मिल रहा है। इससे हमें क्या होता है, इट डज नॉट, ये हमें शो नहीं करता है क्या, एवरेज वाला फंडा कि परसेंटेज ऑफ पुअर इन द पॉपुलेशन कितने। तो इसकी लिमिटेशंस ये थी। चलो अगले क्वेश्चन पे फिर से चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ये तो बहुत अच्छे से क्वेश्चन पता होगा, जो हमने टेबल पढ़ रखी थी कि केरल, हरियाणा वाली और बिहार वाली, ठीक है, जिसमें पर कैपिटा इनकम दी गई थी उन स्टेट्स की, है ना, जीडीपी वाली, ठीक है ना। केरल विथ लोअर पर कैपिटा इनकम, केरल की लो पर कैपिटा इनकम है, लेकिन उसकी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में रैंक हरियाणा से अच्छी है। Hence, per capita income is not a useful criterion at all and should not be used to compare state. Do you agree? Discuss. अब इससे बोला गया कि पर कैपिटा इनकम अच्छा नहीं है, कंपनियों को स्टेट नहीं करना चाहिए, तो उससे रिलेटेड हमसे क्वेश्चन की बात की गई। तो सबसे पहले हमें पता है केरल के बारे में कि बेटा केरल विथ लोअर पर कैपिटा इनकम भले है वहाँ की हरियाणा से, लेकिन हैज़ अ बेटर ह्यूमन डेवलपमेंट रैंक, क्योंकि पर कैपिटा इनकम इज per capita income is not a useful criterion at all and should not be used to compare state. पर कैपिटा इनकम ही एक अकेला क्राइटेरियन नहीं है जिसके बेसिस पे आप कह दोगे कि ये हरियाणा अच्छा है, केरला नहीं है, ठीक है ना। इसके अलावा भी बहुत सारी अदर क्राइटेरिया होते हैं, उनकी बात की जाती है इस बारे में। अब देख सकते हो, दिस इज ट्रू बिकॉज द लिटरेसी रेट, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, हेल्थ केयर फैसिलिटी एक्सेट्रा, ठीक है ना। अब देखो, हमने जब ये और अदर गोल्स की बात की, अदर क्राइटेरिया की बात की, तब हमने देखा कि हरियाणा में भी अदर क्राइटेरिया तो अच्छे हैं ही नहीं। पर कैपिटा इनकम भले अच्छी है हरियाणा की, लेकिन ये दूसरे क्राइटेरिया नहीं है। तो इनके बेसिस पे हमें पता चला कि केरल में, अब केरल क्यों बेटर है, क्योंकि केरल में क्या है, द पर कैपिटा इनकम ओनली कैलकुलेटेड बाय द कैलकुलेटिंग द एवरेज इनकम ऑफ द स्टेट रिस्पेक्टिव ऑफ द एनी अदर फैक्टर। केवल सिंपल सा फंडा है कि ये इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट की बात नहीं की गई हरियाणा में, समझ रहे हो कि नहीं। जब हमने बात की तो पता चला वहां हरियाणा में ज्यादा है, केरल में इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट कम है, पहली चीज। दूसरी चीज हमने वहां पे और बात की कि हेल्थ केयर फैसिलिटी कैसी है, लिटरेसी रेट कैसा है। तो इनके बेसिस पे हमने देखा कि केरल की पर कैपिटा इनकम भले कम है, लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में उसकी रैंक अच्छी है कंपेयर टू हरियाणा, क्योंकि हरियाणा में वो सारी चीजें अच्छी नहीं है जो केरल में है, और भी अदर क्राइटेरिया की अगर हम बात करेंगे तो। क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड आउट द पर्सनल सोर्स ऑफ, सॉरी है ना, पर्सनल हो गया है ना, वो क्या है, रिफ्लेक्शन से पर्सनल दिख रहा था, ठीक है। फाइंड आउट द प्रेजेंट सोर्स ऑफ एनर्जी दैट आर यूज्ड बाय द पीपल इन इंडिया, व्हाट कुड बी द अदर पॉसिबिलिटी 50 ईयर्स फ्रॉम नाउ। अभी हम कौन से सोर्स ऑफ एनर्जी यूज कर रहे हैं, तुम्हें पता है, क्रूड ऑयल यूज कर रहे हैं, पेट्रोल यूज कर रहे हैं, कोल यूज कर रहे हैं। आज से 50 साल बाद और सी कौन सी पॉसिबिलिटीज हमारे सामने आएंगी, ठीक है ना, आज से 50 साल बाद। तो हम हो सकता है इससे अलग अलग सोर्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएंगे, है ना। हम विंड एनर्जी अभी भी यूज कर रहे हैं और एक्सट्रीम लेवल पे यूज करेंगे, सोलर एनर्जी यूज करेंगे, तो इन सारी चीज़ों की बात की जाएगी वहाँ पे। तो आंसर देख लो, द प्रेजेंट सोर्स ऑफ एनर्जी दैट आर यूज्ड बाय द पीपल ऑफ इंडिया आर, अभी प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं हम, इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं, कोल यूज कर रहे हैं, क्रूड ऑयल यूज कर रहे हैं, और काउ डंग, है ना, गाय का गोबर, वो भी यूज कर रहे हैं। आपको पता है बहुत सारी जगह आज भी यूज होता है, सभी को पता है बहुत अच्छे से। एंड सोलर एनर्जी अभी हम यूज कर रहे हैं। अदर पॉसिबिलिटीज 50 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अब से 50 साल बाद और भी पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी। कुड इंक्लूड एथेनॉल, सोर्स ऑफ एनर्जी में आज भी आप कल देखोगे कहीं कहीं एथेनॉल, जो आप पेट्रोल देखोगे उसमें कुछ एथेनॉल भी मिक्स होकर आने लगा, चेक करना है ना, ठीक है। तुम्हारे घर के पास पेट्रोल पंप है, उस पर देखना ना, बोलो अंकल बता दो एथेनॉल है कि नहीं है, अंकल जी तुम्हारी पिटाई रख दें, ऐसा नहीं करना, ठीक है। और इसके अलावा बायोडीजल हो गया, न्यूक्लियर एनर्जी एंड द बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ विंड एनर्जी स्पेशली विद इन द इमिनेंट डेंजर ऑफ ऑयल रिसोर्सेज रनिंग आउट। तो इसके अलावा आज से 50 साल बाद एनर्जी के सोर्स ऑफ एनर्जी भी चेंज होगी, क्योंकि रिसोर्सेज जब कम होते जाएंगे तो हमें दूसरे फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के लिए काम करना पड़ेगा। उसी की बात की जा रही थी कि आज से 50 साल बाद और से कौन कौन से सोर्स एनर्जी के हमारे सामने आएंगे। वो बिल्कुल आएंगे, क्योंकि जब रिसोर्स कम होंगे तो हमें रिसोर्सेज का और अच्छे तरीके से यूज करने के लिए अदर चीज़ों पर शिफ्ट होना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन, Why is the issue of sustainability important for development? जो इशू ऑफ सस्टेनेबिलिटी का है वो इंपॉर्टेंट है डेवलपमेंट के लिए, ठीक है ना। इसकी बात देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स के साथ जब इस टॉपिक को कनेक्ट करोगे तो आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। अब देखो, सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट में बी डिफाइंड एज डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। ये आप किसकी डेफिनेशन की बात कर रहे हो सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स की, कि हम खुद के लिए भी डेवलपमेंट कर रहे हैं, खुद के लिए भी अगर रिसोर्सेस यूज कर रहे हैं तो उनको इस तरीके से बचा के भी रख रहे हैं कि फ्यूचर की जनरेशन भी उसको यूज कर ले। ये तो प्रोसेस कहलाती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट।
अब आता है इसमें फीचर्स क्या है, रिसोर्सेस आर नीड टू बी यूज्ड वाइजली। देखो रिसोर्सेस की जरूरत है और हमें यूज उन्हें वाइजली मतलब बुद्धिमत्ता के साथ करना चाहिए, ठीक है ना। दे कैन बी रिप्लेसेड, ठीक है। फॉर एग्जांपल इफ ट्री आर कट दे शुड आल्सो बी रिप्लांटेड एंड अलाउड टू ग्रो। अब हमने पेड़ कट कर दिए, ठीक है, लोग कहते हैं हमने चलो पेड़ काट दिए कर दिए, लेकिन अगर आपने पेड़ काटे तो कहीं दूसरी जगह और बहुत सारे पेड़ लगवाए जाए जिससे वो साइकिल में प्रॉब्लम ना हो। अगला पॉइंट, ओवर यूज ऑफ रिसोर्सेज का ओवर यूज विच एग्जॉस्ट देम। ओवर यूज से क्या होता है, रिसोर्सेज जब खत्म हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल पेट्रोलियम, if it is used indiscriminately it will soon get finished and future generation will have nothing left in their hands। अगर हम indiscriminate यूज करते रहेंगे पेट्रोल का, क्योंकि पेट्रोल हमें पता है नॉन रिन्यूएबल सोर्स है, क्लियर है कि नहीं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस है कि नहीं पेट्रोल, तो भैया नॉन रिन्यूएबल मतलब इतनी जल्दी तो नया होता नहीं, बहुत समय लगता है, तब तक तुम तो जिंदा रहोगे नहीं, तुम्हारे आने वाले चाचा के चाचा के चाचा के चाचा के चाचा पूरी पीढ़ी खत्म ना हो जाए तब तक, ठीक है ना। तो क्या होता है ना कि अगर वो इतनी जल्दी रिन्यूएबल तो है नहीं, तो अगर हम उसको इंडिस्क्रिमिनेट यूज करेंगे तो वो चीज़ें खत्म हो जाएंगी। ओके अगला पॉइंट, इफ डेवलपमेंट इज नॉट सस्टेनेबल इट विल गिव राइज टू एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड बिकम अ ग्लोबल प्रॉब्लम। अब देखा ना लिखा है इफ डेवलपमेंट इज नॉट सस्टेनेबल, सस्टेनेबल। अब यहाँ पे टॉपिक में क्या बोला गया था, इशू ऑफ सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है हमने जो डेवलपमेंट किया वो अगर ज़्यादा समय तक नहीं चल पा रहा है तो उसकी सस्टेनेबिलिटी क्या है। सस्टेनेबिलिटी का मतलब वो सस्टेन कर पा रहा है या फिर नहीं, समझ गए। तो भैया अगर हम डेवलपमेंट इज नॉट सस्टेनेबल, अगर डेवलपमेंट सस्टेनेबल नहीं है, सस्टेनेबल का मतलब जैसे मान लो आपने कोई गवर्नमेंट ने मान लो ऐसे मान लो जैसे एक पुल बनाया गवर्नमेंट ने, सस्टेन मतलब गवर्नमेंट भी सोचेगी ना 50 साल तक चले, पता चल रहा है वो 5 साल भी नहीं चला और 2 साल बाद ही गिर गया, तो सस्टेन कहाँ किया वो डेवलपमेंट। तो उसी की बात की कि अगर हमने डेवलपमेंट किया और सस्टेनेबल नहीं है वो डेवलपमेंट, तो भैया इससे हमें क्या होगी, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम होगी, डिग्रेडेशन होगा और बहुत सारी ग्लोबल प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी। अब इस क्वेश्चन को अब आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, तो अपने शब्दों में भी कुछ लिखिए, है ना। चलो अगला क्वेश्चन है, द अर्थ हैज इनफ रिसोर्सेज मीट द नीड्स ऑफ ऑल बट नॉट इनफ टू सेटिस्फाई द ग्रीड ऑफ इवन वन पर्सन, हाउ इज द स्टेटमेंट रिलेवेंट टू द डिस्कशन ऑफ द डेवलपमेंट। ठीक है, यहाँ पे बोला गया कि अर्थ में अच्छी मतलब इनफ है, पर्याप्त मात्रा में रिसोर्सेस है लोगों की जरूरतों के लिए, लेकिन जो लोग लालची हैं उनके लिए नहीं। आप स्टेटमेंट से रिलेटेड डेवलपमेंट के बारे में डिस्कशन कीजिए। तो अब सबसे पहला आता है द स्टेटमेंट इज रिलेवेंट टू द डिस्कशन ऑफ डेवलपमेंट सिंस बोथ रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट्स गो हैंड इन हैंड। ठीक है, सही बात। एज द स्टेटमेंट क्लेम्स आवर अर्थ हैज इनफ रिसोर्सेस, ठीक है भैया, इनफ रिसोर्सेस है, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल दोनों हैं, to satisfy everyone needs if we use them in a economic manner। economic manner में हम उन्हें यूज कर रहे हैं for the sustainability of development, the consumption and maintenance of the resources is also crucial। ठीक है, देखो सीधी सी बात है, अगर हम कंजम्पशन कर रहे हैं, कुछ भी यूज कर रहे हैं रिसोर्सेज का, अगर उसकी प्रॉपर प्लानिंग नहीं होगी तो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अब बोला जाएंगे वी हैव टू यूज द रिसोर्सेज कीप अवर एनवायरमेंट प्रोटेक्ट। हम जब भी रिसोर्सेज को यूज करें तो ये भी ध्यान रखें कि भैया रिसोर्सेज से एनवायरमेंटल को भी ज़्यादा हार्म नहीं करना है हमें, नहीं बाद में तो हमें प्रॉब्लम खुद ही फेस करनी पड़ेगी ना भैया, कि नहीं करनी पड़ेगी। एंड क्लियर सो दैट देयर इज अ बैलेंस बिटवीन द डेवलपमेंट एंड यूज ऑफ अवर रिसोर्सेज। तो इसलिए बैलेंस होना चाहिए कि डेवलपमेंट ऐसे करो कि रिसोर्सेज को भी ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। बोले सर ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है, बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकता। हर चीज़ का एक मेंटेनेंस प्रॉपर तरीके से किया जा सकता है। तो इसलिए डेवलपमेंट हमें ऐसे करना है, डेवलपमेंट भी करना है और यूज ऑफ रिसोर्सेज भी बहुत अच्छे तरीके से करना है, सोच समझ के प्लानिंग के साथ में। As otherwise after a certain point of time in future the development will be stagnated। कुछ समय बाद आप फ्यूचर में देखोगे कि जो डेवलपमेंट है वो फिर किसी काम का बचेगा नहीं, क्योंकि आप दोनों के बीच में बैलेंस नहीं रखोगे। डेवलपमेंट कर रहे हो और यूज ऑफ रिसोर्सेज को प्रॉपर तरीके से नहीं रख रहे हो, यूज ऑफ अवर रिसोर्सेज को, तो प्रॉब्लम ही क्रिएट होगी, क्योंकि रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे, फिर आप डेवलपमेंट कहाँ से करोगे। क्लियर है इतनी बात? चलो क्वेश्चन नंबर 11, लिस्ट अ फ्यू एग्जांपल ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के कुछ एग्जांपल लिखना है जो आप अपने आसपास के एरिया में ऑब्जर्व करते हो या देखते हो। तो भैया कुछ तो आप ऐसे ही देख लेते हो। एयर पॉल्यूशन हैज इंक्रीज्ड ड्यू टू इमिशन ऑफ स्मोक फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड व्हीकल्स और फैक्ट्री से बहुत सारा पॉल्यूशन निकल रहा है, जिससे भैया हमें पता है कि एयर पॉल्यूशन इंक्रीज हो रहा है। There is an increase in water pollution due to shops and small factories in residential area। तो भैया देखो इससे वाटर पॉल्यूशन भी हो रहा है। इसके अलावा देयर इज नॉइस पॉल्यूशन ड्यू टू द यूज ऑफ लाउड स्पीकर एट नाइट एंड ब्लोइंग ऑफ हॉर्न्स अननेसेसरली ऑन द रोड बाय डिफरेंट व्हीकल्स। पहली बात यहाँ एयर पॉल्यूशन, यहाँ वाटर पॉल्यूशन, यहाँ नॉइस पॉल्यूशन। पीपल थ्रो गार्बेजेस
wherever they wants. Perhaps there is no provision for the dustbins in the streets of the roadside. कई जगह आप देखोगे लोग खुले में कचरा फेंक देते हैं, बोले इससे क्या फर्क पड़ रहा है, दूसरे ने भी फेंका है हम भी फेंक देते नहीं। आजकल आप देखते हो जो गवर्नमेंट की गाड़ी हर घर घर तक जाती है, तो भाई आप उसमें कचरा डालो। हर जगह फेंकने से गंदी होगी कि नहीं, गंदगी बढ़ेगी कि नहीं, और आप जिस एरिया में रह रहे हैं वहीं बढ़ेगी। तो ये सारी चीज़ें होंगी जिससे भैया आप देख सकते हो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होगा कि नहीं। क्लियर। इसके अलावा समटाइम्स पीपल यूरिनेट इन द ओपन ऑन द रोड साइड ड्यू टू द लैक ऑफ पब्लिक कन्वीनियंस। पब्लिक कन्वीनियंस की कई जगह कमी होने के कारण लोग ओपन में टॉयलेट कर देते, बोले सर वो तो हमें अच्छा लगता है। अबे गधो, पुलिस ने पकड़ लिया तो चालान बन जाएगा तुम्हारा, ठीक है कि नहीं। तो आप बने होते हैं जहाँ पर पब्लिक कन्वीनियंस, आप वहाँ पे जाइए, ठीक है कि नहीं। इतनी बात क्लियर है कि नहीं। चलो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12, फॉर ईच ऑफ दीज आइटम इन द टेबल 1.6 टेबल कौन सी बेटा याद करो, जो अभी पढ़ाई थी, ठीक है ना, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम वाली, जो अभी मैंने आपको टेबल बताई थी वही है, ठीक है। उसमें बोला गया विच कंट्री इज एट द टॉप एंड विच इज एट द बॉटम। तो भैया देख लो, सबसे पहले अभी आती है हमारी टेबल, ये रही सुंदर सी टेबल। अब बोला गया कौन सी कंट्री है जो टॉप पे है, विच कंट्री एज द टॉप। तो टॉप पे कौन सी कंट्री है, रैंक देखी हमने 78, तो टॉप पे क्या होगी हमारी श्रीलंका, ठीक है। श्रीलंका की पर कैपिटा इनकम 11,899, ठीक है ना। इसके अलावा हो गया यहाँ पे 76.6 ये होगी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, 11.2 हो गई यहाँ पे ईयर मीन्स ऑफ स्कूलिंग एजुकेशन वाला जो बात की जा रही हुआ, और रैंक है 78। तो टॉप पे तो आ गई श्रीलंका, चलो टॉप पे आ गई। अब क्या बोला गया था, बॉटम। तो देखो रैंक सबसे खराब किसकी है, जिसकी जितनी ज्यादा बड़ी रैंक होगी उस कंट्री में डेवलपमेंट का लेवल उतना ही कम होगा, तो उतना ही कम होगा। तो देखो यहाँ पे कौन सी आ रही, 164। तो 164 कौन सी है, अभी पता चला था ना, ये देखो इन्हीं की हो सकती है, और किसकी होगी बेटा, वो तो देख के समझ में आ जाता है। क्या आ जाएगा, पाकिस्तान। तो ये किस में आ जाएगा, बॉटम में। क्लियर है कि नहीं। और बकाये सारे जो एक्सपेक्ट लिखे उनके फुल फॉर्म यहाँ पहले ही इस टेबल को बहुत बार बता चुके हैं, और यहाँ से देखना हर साल क्वेश्चन आता है, इस साल भी आएगा। चलो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। द फॉलोइंग टेबल शो द प्रोपोर्शन ऑफ अडल्ट एज 15 से 49 के बीच में जो हमें प्रोपोर्शन दिया गया है, ठीक है ना, अडल्ट की एज का, जिनकी BMI इज बिलो नॉर्मल, ठीक है। बिलो नॉर्मल ये होती है इन इंडिया। इट इज बेस्ड ऑन अ सर्वे ऑफ वेरियस स्टेट ऑफ द ईयर 1921। लुक एट द टेबल एंड आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। देखो क्या बोला गया है, केरल में जो मेल है वो 8.5% मेल जो है उनकी जो BMI है वो क्या है, वो BMI से कम है, यानी अंडर नरिश्ड है। और वैसे ही फीमेल इतनी है। कर्नाटका में ये है, मध्य प्रदेश में ये। बोलो सर हमने ये पढ़ लिया। अब देखना क्वेश्चन आएगा यहाँ पे, पहला क्वेश्चन आएगा कंपेयर द न्यूट्रिशन लेवल ऑफ द पीपल इन केरला एंड द मध्य प्रदेश। अब देखना ये जैसी टेबल आई, एक बात बताना, मेरी बात ध्यान से सुनना। हमसे बोला गया है यहाँ पे 8.5% पॉपुलेशन जो है वो प्रॉपर तरीके से उसको खाना नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो बकाया की पॉपुलेशन तो अच्छे से खाना खा रही है कि नहीं, ठीक है नहीं, वो तो किस में आ गए, एकदम नॉर्मल में आ रहे हैं। तो यहाँ पे 28 लोग ऐसे हैं जिन्हें प्रॉपर तरीके से खाना नहीं मिल रहा है, वो अंडर नरिश्ड है। तो भैया यहाँ पे जो आपकी कंडीशन है वो ज्यादा खराब है। केरल में तो अच्छी है, ऐसे समझ लो जैसे 100 लोग थे, 100 में से यहाँ 9 लोग ऐसे हैं जो क्या है, अंडर नरिश्ड है, उन्हें प्रॉपर तरीके से खाना नहीं मिल पा रहा है। लेकिन बकाया के लोगों को तो मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे 28 लोग ऐसे हैं जिन्हें खाना सही से नहीं मिल रहा है, लेकिन बाकी लोगों को मिल रहा है। तो कम कहाँ पे है, यहीं पे तो है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे सिस्टम अच्छा है, तभी तो यहाँ पे कम लोग हैं जिनको अंडर नरिश्ड की कैटेगरी में आ रहे हैं। तो वही बोला गया है कि भैया कंपेयर द न्यूट्रिशन लेवल ऑफ पीपल इन केरला एंड द मध्य प्रदेश। तो द न्यूट्रिशन लेवल ऑफ पीपल इन केरला इज हायर है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 9 लोग हैं जिन्हें खाना नहीं मिल रहा, लेकिन बकाया के 91 के आसपास लोगों को खाना प्रॉपर मिल रहा है। एंड देन द न्यूट्रिशन लेवल ऑफ इन मध्य प्रदेश, जो कि हमारा क्या है, सबसे खराब है इस कैटेगरी में। अगले क्वेश्चन पे अब हम चलते हैं। कैन यू गैस why around 1/5 of people in the country are undernourished even though it is argued that there is enough food in the country? Describe in your own word। देखो क्वेश्चन में बोला गया है कि आप अपने आसपास देखोगे कि 1/5 पीपल इन द कंट्री है वो अंडर नरिश्ड है। क्या है, 1/5 पीपल जो है वो अंडर नरिश्ड है हमारी कंट्री में। लेकिन ये चीज बोला गया है कि हमारे कंट्री में खाना तो प्रॉपर तरीके से है, तो फिर अंडर नरिश्ड कैसे हो गए, समझ रहे हो। जब खाना प्रॉपर है, सबको खाना मिल रहा है, ठीक है, लेकिन फिर भी अंडर नरिश्ड कैसे हो गए। तो वही प्रॉब्लम्स जो हम हर बात करते हैं कि 1/5 ऑफ द पॉपुलेशन इन द कंट्री आर अंडर नरिश्ड इवन दो इट इज आर्ग्यूड दैट देयर इज इनफ फूड इन द कंट्री बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। कुछ रीजंस के कारण हमें देखने को मिलता है अंडर नरिश्ड। भैया क्या है, सबसे पहला द डिस्पैरिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स बाय पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसमें भी डिस्पैरिटीज है भैया, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में कई लोगों को प्रॉपर तरीके से वो फूड प्रोवाइड हो ही नहीं पाता है,
समझ गए, क्योंकि बीच के लोग ही उसको निपटा लेते हैं, भाई बेच बाच के पैसा जेब में डाला, चलते हैं हम अपने, समझ गए। तो क्या होता है, डिस्पैरिटीज है किसमें, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स बाय पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। दूसरा क्या होता है, न्यूट्रिशन फूड कैन नॉट बी अफोर्ड बाय द पुअर पॉपुलेशन इन द कंट्री, जो लोग गरीब हैं वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकते न्यूट्रिशन फूड, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, समझ गए। अब इसके बाद पैसा नहीं तो वो लोग पढ़े नहीं है बहुत सारे लोग, तो उनका एजुकेशनल बैकवर्डनेस यानी वो पीछे पढ़े लिखे नहीं, जिसके कारण क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, विच पीपल कैन नॉट अफोर्ड द बेसिक नेसेसिटी ऑफ फूड, जिससे लोग अपनी जो बेसिक नीडी है फूड की उसको भी नहीं खरीद सकते, क्योंकि भैया क्या है, एजुकेशनल लेवल का हमें पता है नहीं, पढ़े लिखे हैं नहीं, एम्प्लॉयमेंट है नहीं, क्योंकि किस कैटेगरी में, अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में। देयर इज नो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राशन एट द फिक्स्ड प्राइस स्टोर, और वहाँ पर भी प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है फिक्स्ड प्राइस स्टोर पे, जिससे भी लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। इसलिए क्वेश्चन में बोला गया कि जब 1/5 हमारी कंट्री में क्या पीपल इन द कंट्री आर अंडर नरिश्ड, अंडर नरिश्ड वो लोग जो आपको पता है, मैंने 18 जो मैंने आपको बताया था BMI, उससे नीचे चला जाता है जब BMI, तो वो अंडर नरिश्ड की कैटेगरी में आ जाता है, और 18 से 25 के बीच में होता है तो वो नॉर्मल की कैटेगरी में आता है, और 18 से 25, लेकिन 25 से जब ज़्यादा हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, ओवर वेट की कैटेगरी में आ जाएगा। तो वही बात की जाएगी, जब इतना हमारी कंट्री में बोला जाता है खाना खाना इतना है, तो फिर 1/5 पॉपुलेशन क्यों ऐसी है जो अंडर नरिश्ड की कैटेगरी में, तो वो ये सारे रीजंस थे। चलो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। तो देखो हमने सारे के सारे क्वेश्चन फिनिश कर लिए हैं, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।